तो हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, डी ब्लॉक पढ़ रहे थे ना। तो डी ब्लॉक में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़े थे, चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण तक पढ़े थे ना। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालने का, किसी पदार्थ में चुंबकीय गुण कितना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितना है, उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता था। उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को किसमें व्यक्त किए थे हम लोग? चुंबकीय आघूर्ण में, मैग्नेटिक मोमेंट में व्यक्त किए थे। किसी पदार्थ में कितना चुंबकीय पावर है उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं किस रूप में? चुंबकीय आघूर्ण के रूप में। चुंबकीय आघूर्ण को इंग्लिश में क्या कहे थे? मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको म्यू बराबर क्या पढ़े थे? बी हम पढ़े थे कि नहीं? ये एन क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसके आधार पर म्यू मैग्नेटिक मोमेंट पता चल जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट, अब आज 6 नंबर होगा, 6 नंबर हो गया था, 7 नंबर होगा। रंगीन आयनों का निर्माण। हाँ, क्या हुआ? कॉल आ रहा है, आने दो। ग्राफी, वीडियोग्राफी हो रहा है ना? चालू है ना? तो देखो, रंगीन आयनों का निर्माण लिखो इंग्लिश वाले, फॉर्मेशन ऑफ कलर आयन या कलर्ड आयन, कलर्ड आयन, ठीक है? फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। तो डी ब्लॉक का जो एलिमेंट होता है उसका जो कुछ आयन होता है ना, वो रंगीन होता है, कलर होता है, ठीक है? क्यों कलर होता है? तो देखो, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया था? n-1 डी सब सेल में। तो इस डी में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना, जब इस पर प्रकाश पड़ेगा, जैसे कोई आयन है तुम्हारा, ले लो Cu2+ आयन, इस पर जब लाइट पड़ता है तो लाइट पड़ने पर इसके अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो 3d9 आएगा लास्ट में, आएगा। तो 9 को 4, 5 और ऑर्बिटल में बांटोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक अनपेयर्ड हुआ। ये n-1 डी, ये 3 को n-1 डी बोलते हैं। तो इस पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जब इस पर लाइट पड़ता है तो उसमें बहुत सारे कलर होते हैं लाइट में, पता है कि नहीं? तो ये लाइट में जो एनर्जी होता है, उस लाइट के एनर्जी को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। अवशोषित करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप करता है, ठीक है? उसके बाद उस दौरान जब फिर हायर से लोअर में गिरता है तो एनर्जी रिलीज करता है, निकलता है। तो वही एनर्जी किस में बदल जाता है? कलर में बदल जाता है। वही एनर्जी कलर में बदल जाता है। लेकिन जो लाइट आके गिर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया लाइट का, या कलर को एब्जॉर्ब किया, तो उस कलर को एब्जॉर्ब करने के बाद इसको एनर्जी मिलेगा। ये लाइट लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि इसमें जो अवशोषित पहले एब्जॉर्ब कलर एब्जॉर्ब पार्ट जो हुआ था, उसमें से पूरक पार्ट को क्या कर देता? परावर्तित कर देता। पूरक पार्ट मतलब जैसे 7 कलर आके गिरा तो 7 में 6 कलर, कोई भी 6 कलर को एब्जॉर्ब कर लेता, 7वां को परावर्तित कर देता, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जिस कलर को रिफ्लेक्ट करेगा वही कलर वो
आयन दिखाई पड़ता है, उसी कलर का दिखाई पड़ता है। तो खैर इसको पहले लिखो तब समझ में आ जाएगा बढ़िया से। लिखो इसमें कि संक्रमण तत्वों के n-1 d सबसेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स प्रकाश के संक्रमण तत्वों के n-1 d सबसेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स प्रकाश के कुछ भाग माने रंग, भाग का मतलब क्या हो गया, कलर हो गया, रंग। कुछ भाग को अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन्स, प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ चले जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर पर पहुंच जाता है। ठीक है। संक्रमण तत्वों के n-1 d सबसेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, प्रकाश के कुछ भाग, वही प्रकाश का कुछ भाग जो रंग बोलते हैं, वो अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है या चले जाता है, जो लिखो पहुंच जाता है। ठीक है, या चले जाता है, जैसा लिखना हो गया। उसके बाद लिखना अवशोषित रंग के पूरक अवशोषित रंग के पूरक रंग को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है, जिसके कारण तत्वों के आयन उसी रंग के जैसा प्रतीत होता है। पूरक रंग मैंने समझे, मतलब 7 रंग आके गिर रहा है, उसमें 6 कोई भी रंग अवशोषित कर लेगा, 6ठा को रिफ्लेक्ट कर देता है, उसी को पूरक रंग बोलते हैं। जिसको रिफ्लेक्ट कर देगा उसी को पूरक रंग बोलते हैं। कंप्लीमेंट्री कलर इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो यदि क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर में कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन का निर्माण क्यों करता है, इतना ही जवाब लिखना है। ठीक है, हालांकि लास्ट में, इस चैप्टर का लास्ट में सब क्वेश्चन करके फिर आंसर लिखाएंगे तुमको। चलो इंग्लिश वाले लिखो। इंग्लिश वाले लिखना, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, रोको प्रेजेंट यहाँ छूट गया था, प्रेजेंट क्या लिखोगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड मैंने क्या, सिंगल, तो सिंगल से अनपेयर्ड जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट, अनपेयर्ड होगा वहाँ। द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन the subcell present in n-1 d subcell, the unpaired electron present in d subcell absorbed a part of
part of the subshell. The unpaired electrons present in the subshell by absorbing a part of light color excited to the higher energy level, to excited level from lower energy level. देखो इंग्लिश वाले देखो, the unpaired electron present in n-1d subshell by absorbing a part of light excited to higher energy level from क्या lower energy level of transition element ठीक है। इसको एक लाइन में समझ रहा है कि जब संक्रमण तत्व के आयन ऊर्जा प्रकाश को अवशोषित करता है तो उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है। यही कारण होगा, बस इतना है, यही कारण लिख रहा होगा। हो गया क्या? तो इंग्लिश वाले लिखा है इतना, आप फिर लिखना नीचे वाले देयरफॉर या बाय व्हिच, ऐसे लिखो बाय व्हिच a complementary color is reflected from absorbing color. So the elements exhibits different color। लिखो तो इंग्लिश बारे लिख लो। अब चलो, आप क्वेश्चन पूछता है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें पूछता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, या निम्नलिखित में कौन रंगीन आयन है, कौन रंगहीन आयन है, इसे पूछता है। कौन कलर्ड आयन है, कौन कलरलेस आयन है। तो इसका एग्जाम्पल, इसका पहचान है, जिस आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा वही कलर्ड होगा, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा क्या होगा, कलरलेस। जैसे स्कैंडियम Sc3+, बताइए कलर होगा कि कलरलेस होगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे 3d1 4s2, यही ना होता है। तो कितना है 3+, तो यहाँ से भी 2 घटाओगे, यहाँ से तो 0 ना हो गया। तो 3d 0 4s भी 0, तो कहीं अनपेयर्ड मिलेगा, इसलिए स्कैंडियम आयन क्या होगा, कलरलेस होगा, कोई कलर नहीं होगा इसमें। ऐसा पूछता ऑब्जेक्टिव में, उतारो फटाफट। जल्दी करो, डी बोलो, आज खत्म करना है।
अब जैसे तुमको पूछ दिया जाए आयन Fe2+ आयन कलरलेस होगा कि कलर्ड होगा? आयरन का 26 होता है ना, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3d6 4s2। तो 2 आयन 2 प्लस घटाना है, ये खत्म ना हो गया, तो क्या बचा? 3d6 4s0। तो डी में इलेक्ट्रॉन है और डी में कितना ऑर्बिटल होता है? 5 ऑर्बिटल। तो 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, देखो अनपेयर बहुत सारा है। इसमें तो आयरन कैसा कलर होता है? ब्राउन कलर का होता है, भूरा कलर। आयरन कैसा कलर का होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो कौन कलर्ड होगा, कौन कलरलेस होगा, पता चल जाएगा ना। अच्छा एक बात बताओ, ये Mn मैग्नीज 2+ कलर्ड होगा कि कलरलेस होगा? क्या होगा? 25 का 3d5 4s2 होता है ना, 2 घटा दो, खत्म हो गया 0। डी में क्या अनपेयर्ड है? 1 2 3 4 5 सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या होगा? कलर्ड होगा। ये सारे कलर्ड होगा, ये भी क्या होगा? कलर्ड होगा। बता दो अब कलर कैसा होगा वो सब थोड़े पूछता है, कोई ना कोई कलर होगा। लोहा का देखे हो इसलिए बोल दिया भूरा, और सब का देखे नहीं हो, उसे नहीं पूछता है किस कलर का हो, कलर होगा कि कलर, यही पूछता है। अच्छा टाइटेनियम 4+ कलर्ड होगा कि कलरलेस होगा? बताओ। टाइटेनियम 4+। टाइटेनियम 4+ बना तो बच्चा तुम लोग। टाइटेनियम का 22 3d2 4s2, तो 4 घटाना, 4 तो 0 हो गया, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, खत्म। 3d0 4s0, तो यह भी क्या होगा? कलरलेस होगा। अब बता तुम लोग, स्कैंडियम क्लोराइड एंड टाइटेनियम क्लोराइड का जो कंपाउंड है कलरलेस होगा कि कलर्ड होगा? कलरलेस होगा। स्कैंडियम क्लोराइड टाइटेनियम क्लोराइड टेट्रा क्लोराइड का कंपाउंड क्या होगा? कलरलेस, क्योंकि इसका आयन कलरलेस, इसका भी आयन क्या है? इधर तो कलरलेस होगा। पूछता है कि स्कैंडियम क्लोराइड रंगहीन होता है क्यों? टाइटेनियम क्लोराइड रंगहीन होता है क्यों, या कलरलेस होता है क्या? व्हाई स्कैंडियम क्लोराइड इज कलरलेस एंड व्हाई टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड इज कलरलेस? इसका एग्जांपल क्या दो, आंसर क्या लिखोगे? क्योंकि इसका टाइटेनियम आयन स्कैंडियम आयन दोनों क्या होता है, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए कलरलेस होता है। समझ आ गया? तो लिख लो ये सारे कलरलेस होगा। अब चलो अगला पॉइंट, ये 7 नंबर हो गया, टोटल 12 नंबर, 12 पॉइंट है। बन रहा है वीडियो? तो अब बता, कॉपर का आयन जैसे Cu+ आयन है, Cu+ और Cu2+, ये कलरलेस होगा कि कलर? क्या होगा? कलरलेस होगा। इसका 3d10 4s1 होता है, 1+ ये घटा दो तो कितना हो गया? 0। तो 3d10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहीं अनपेयर्ड है, इसलिए कलरलेस होगा। यह क्या होगा? कलर्ड होगा। इसे लिख दो, C+ आयन होगा कलरलेस, और Cu2+ क्या होगा? कलर्ड होगा। देखा? तो अब बताओ CuCl कलरलेस होगा कि कलर्ड होगा?
कलरलेस होगा, ये क्या होगा? कलर्ड होगा। तो अब लगता है तुम लोग समझ गया क्या? अब ये क्या होगा? कलर्ड होगा। मदन लाल खुराना, तुम क्या क्या कर रहे हो? उतार रहे हो? उतार लिया? उतार। अब लिखे 8 नंबर। 8 नंबर में क्या है बताओ? क्या ऑक्साइड? हाँ बराबर। अब लिखो जटिल यौगिकों का निर्माण। जटिल यौगिकों का निर्माण। जटिल यौगिक को हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। तो लिखो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अच्छा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का पहचान जानते हैं तुम लोग? जिस कंपाउंड में लार्ज बड़ी ब्रैकेट कोष्ठक बड़ी कोष्ठक लगा रहता है, जैसे देखो, जैसे एग्जांपल KFeCl पॉलिसिल। अब यह खत्म हुआ तो इसी में आप लोग जाने वाले हैं घबराओ नहीं, 9 नंबर यूनिट में है सर। तो ये है देखो बड़ी कोष्ठक है, तो ऐसे ही कंपाउंड को जटिल कंपाउंड कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। इसका पहचान ये सब है क्या, सब जानकारी मिल जाएगा तुमको। तो आखिर ये सब कंपाउंड क्यों बनाता है? तो इसका मेन कारण है कि जितना भी तुम्हारा डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, संक्रमण तत्व, उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। वैकेंट का मतलब खाली डी कक्षक होता है। तो जिसमें खाली डी कक्षक होगा वो तुम्हारा जटिल कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करता है। इसका मेन कारण यही लिखना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना है, लिख दो। संक्रमण तत्वों में खाली डी कक्षक की उपस्थिति के कारण जटिल यौगिक बनाता है। यदि क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ दे कि संक्रमण तत्व जटिल यौगिक क्यों बनाता है, ये आंसर लिखना होगा। संक्रमण तत्व में खाली डी कक्षक की उपस्थिति के कारण जटिल यौगिक बनाता है। तो लिख दो इंग्लिश वाले, ड्यू टू द presence of vacant d orbital, due to the presence of vacant d orbital in transition elements, it form complex compound। इसी का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का दूसरा नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। नाइन नंबर कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी जिसको हम लोग उत्प्रेरकीय गुण। तो क्वेश्चन यहाँ से दो पूछ सकता है। ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या हुआ, जटिल संक्रमण तत्व रंगीन आयन क्यों बनाता है? उसका जवाब क्या मिलेगा? क्योंकि उसके आयन में जो
डी सबसेल का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, वह एनर्जी को, लाइट को एब्जॉर्ब करके एनर्जी ग्रहण करता है, वह एनर्जी पाकर के उसका इलेक्ट्रॉन उड़ता ऊपर उठता है ना। उसी दरमियान जो लाइट एब्जॉर्ब करता है उसमें कुछ लाइट कुछ कलर को एब्जॉर्ब क्या कर रेफ्लेक्ट कर देता है, तो जिस लाइट को रेफ्लेक्ट करता है वही कलर का वो आयन दिखाई पड़ता है। फिर पूछेगा कि संक्रमण तत्व आखिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण क्यों करता है, तो इसका यही आंसर है, डी कक्षा की उपस्थिति के कारण। खाली कक्षा ऑर्बिटल रहेगा तो कोई भी एटम आकर के इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसमें, इसलिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। जैसे इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, इसका एग्जाम्पल जैसे K4 FeCN ऑल 6 जैसे CO का होल 4 होता है, 5 में होता है, NiCO होल 4, ये भी कम्प्लेक्स आयन है। टेट्रा कार्बोनेट निकेल 0, इसका नाम है पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, सब पढ़ाएंगे सब यूनिट नंबर 9। तो सारे एग्जाम्पल में इसको भी लिखो, इसको भी लिखो। अब कैटालिटिक प्रॉपर्टी का मीनिंग समझते हो क्या, नहीं समझते हो? जैसे एक क्लासरूम तुम लोग मान लो, तुम लोग क्लासरूम में रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट हो और आपस में अभिक्रिया करने वाले हो और पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग, तो मेरे उपस्थिति से तुम लोग का पढ़ाई अच्छा चलता है कि खराब? अच्छा चलता है। मेरे उपस्थिति से पढ़ाई क्या हो रहा है? अच्छा हो रहा है ना। तो हम कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं तुम लोगों के लिए। हम यदि क्लास से बाहर चल जाते हैं, गप सप शुरू करते हैं, हल्ला गुल्ला शुरू हो जाता है, तो वो पढ़ाई बढ़िया नहीं और आगे नहीं बढ़ रहे हो। मतलब वैसा केमिकल जिसको अपना कुछ बदलाव किए हुए, अपने में कुछ चेंज लाए हुए, किसी केमिकल रिएक्शन के स्पीड को क्या करता है, बढ़ा देता है या कुछ घटाता भी है। ऐसा भी जो घटाता है निगेटिव कैटलिस्ट और जो बढ़ाता है पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है। पढ़ोगे यूनिट नंबर 5 में सब कैटलिस्ट के बारे में, ठीक है, पृष्ठ सरफेस केमिस्ट्री। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी डी ब्लॉक के मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्यों देखा जाता है, यह मेन 3 कारण है। ड्यू टू वेरिएबल वैलेंसी, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर एंड ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्या बोले, खाली डी कक्षक, उसके बाद हम लोग पढ़े परिवर्तनशील संयोजकता, उसके बाद परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। 3 कारण से ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैटालिटिक प्रॉपर्टी दिखाता है, समझ गए। तो आपको ऑब्जेक्टिव 2 नंबर में पूछेगा कि संक्रमण तत्व उत्प्रेरकीय गुण क्यों दिखाता है, तो इसका जवाब क्या लिखोगे, लिखो परिवर्तनशील क्या संयोजकता, जिसको हम लोग वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। उसके बाद परिवर्तनशील या परिवर्ती लिखो शॉर्टकट। परिवर्ती क्या, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था तथा खाली डी कक्षक, खाली डी कक्षक, खाली डी कक्षक की उपस्थिति के कारण, उपस्थिति के कारण संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व उत्प्रेरकीय गुण दिखाता है, उत्प्रेरकीय गुण दिखाता है। इंग्लिश में लिखना, ड्यू टू वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड क्या बोलो, एंड आगे जोड़ना तुम लोग, एंड है वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स।
परिवर्तनशील संयोजकता, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था तथा खाली डी कक्षक की उपस्थिति के कारण संक्रमण तत्व उत्प्रेरक को दिखाता है। इंग्लिश वाले ड्यू टू वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड क्या वेरिएबल ए वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स exhibits catalytic property। ठीक है। अब एग्जाम्पल कैटालिक कौन कौन दिखाता है, हम लोग पढ़े थे हेवर्स प्रोसेस, अमोनिया का उत्पादन पढ़े थे। हेवर प्रोसेस में अमोनिया जो बनता था उसमें क्या कैटलिस्ट लिया जाता था, मोलिब्डेनम। तो मोलिब्डेनम तो यह होता है प्रमोटर होता है, और उसके साथ कैटलिस्ट आयरन लिया गया था, लोहा। इसलिए एफ ही ले सकते हो, वैनेडियम भी ले सकते हो। वैनेडियम पेंटाऑक्साइड का यूज क्या हुआ था, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोडक्शन में हुआ था ना, सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन में हुआ था। इसके अलावा निकेल का भी यूज होगा, प्लेटिनम का भी यूज होगा, पैलेडियम का भी यूज होगा, ETC। ये सारे एलिमेंट्स क्या दिखाता है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी दिखाता है। कैटलिस्ट का प्रॉपर्टी मतलब ये किसी रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देता है। समझ गए, बताओ क्यों बढ़ाता है। तो ये 3 कारण है, इसमें 3 कारण में से कोई भी कारण हो सकता है। अब 10 नंबर, अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण इंग्लिश वाले लिखना फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अंतराकाशी यौगिक क्या होता है, लिखो। हो गया। अब है अंतराकाशी यौगिक क्या होता है, सुनो ध्यान आया, लड़के गप मार रही है। अंतराकाशी का मतलब इंग्लिश में क्या बोले, इंटरस्टिशियल है लड़का। क्या तुम उधर ध्यान लगाए हुए, उधर तुम देख रहा था, कुछ सोच रहा था क्या। तो देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या है, जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होता है उसके एटम के बीच कुछ खाली जगह होता है। जैसे कोई एलिमेंट है ट्रांजिशन, तो इसके बीच में देखो खाली जगह है ना। इस समय इस खाली जगह को क्या कहते याद है, अंतराकाशीय स्थल, इंटरस्टिशियल स्पेस कहे थे, या इंटरस्टिशियल साइट कहे थे। साइट तो ये सब हो गया ये सब। अब इसी के बीच में कुछ छोटे आकार वाले एटम, छोटे साइज वाले एटम, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, छोटा साइज का होता है सब, ये सब आके एडजस्ट हो जाता है इस तरह। मैंने कार्बन आके बैठ गया, ये आयरन का एलिमेंट था, लोहा था, तो लोहा का जो एटम होगा उसके बीच छोटा छोटा खाली जगह मिलता है, उसको वैकेंसी बोलते हैं। उसी खाली स्थान में छोटा आकार वाले एटम, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब आके एडजस्ट हो जाता है। जैसे ये कार्बन है, कार्बन, ये सब लोहा है, तो लोहा के बीच में कार्बन रहता है। इसी से ना मिश्र धातु एलॉय बनता है। मिश्र धातु जैसे स्टील
स्टील, कार्बन, आयरन सब रहता है, क्रोमियम, मैग्नीज रहता है, बहुत सारे तत्व रहते हैं उसमें, एलिमेंट्स होते हैं। तो ये तुम्हारा अब कहलाता है इंटरस्टेशियल कंपाउंड से होगा, मतलब संक्रमण तत्वों के परमाणुओं के बीच उपस्थित खाली स्थान में छोटे आकार वाले परमाणु का उपस्थित हो जाने से जो बना कंपाउंड होगा उसी का नाम क्या होता है। जैसे तुम लोग लोहा का एटम सब वो बैठे हुए सब, और उस बीच में छोटा छोटा बच्चा को बैठा दे, तो अब जो पूरा क्लासरूम बन गया तो वो कहलाया, क्या कहलाया, इंटरस्टेशियल कंपाउंड। तो पहले से ये जो इंटरस्टेशियल पहले प्योर लोहा था, उसमें कुछ छोटा छोटा एटम और जो खाली जगह था उसको ही भर दिए, तो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट वैल्यू में हाई होगा कि कम होगा, हाई होगा। और करंट का क्या होगा, कंडक्टर होगा, सुचालक होगा, चालक होगा, करंट पास हो जाएगा। और एक है कि यह केमिकली इनर्ट होता है। केमिकली इनर्ट का मतलब ये इनएक्टिव, इन रिएक्टिव, मतलब किसी में रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, माने आप इनर्ट नहीं जाते, इनर्ट केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, ऐसे बन जाता है। हार्ड होगा, केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, और इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई हो जाएगा। प्योर मेटल की अपेक्षा लोहा, जैसे केवल लोहा है, जैसे अभी तुम लोग केवल लोहा हो, प्योर हो, और उसमें छोटा छोटा बच्चा को घुसा दिए तो इम्प्योर हुआ, तो पहले से क्या हो गया, ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। और ज़्यादा हार्ड के साथ क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो गया, पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगा ना। और इलेक्ट्रिकली क्या होगा, इलेक्ट्रिक कंडक्टर होगा। और रिएक्टिवली क्या होगा, रिएक्टिवली इनर्ट होगा, मतलब केमिकल रिएक्शन भाग नहीं लेगा। तब लिखो इसके बारे में, लिखो हिंदी वाले, लिखो हिंदी वाले, संक्रमण तत्वों के परमाणुओं, संक्रमण तत्वों के परमाणुओं के बीच खाली जगहों या खाली स्थान, संक्रमण तत्वों के परमाणु के बीच खाली स्थानों में छोटे आकार वाले परमाणु, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। संक्रमण तत्वों के परमाणु के बीच खाली स्थानों में छोटे आकार वाले परमाणु, छोटे आकार वाले परमाणु की उपस्थिति से बना यौगिक ही क्या कहलाता है, अंतराकाशी है। क्यों गप कर रहा है, अंतराकाशी यौगिक कहलाता है। इंग्लिश वाले लिखना, द presence of smaller atoms like hydrogen, carbon and nitrogen. The presence of smaller atoms like in the vacancy of atoms in transition elements. The presence of smaller atoms like hydrogen, carbon, nitrogen in the vacancy of atoms in transition elements form a compound. Form a compound which is called
form a compound which is called क्या? ट्रांजिशन इंटरस्टिशियल कंपाउंड। एग्जाम्पल लिख लो इसका, जैसे आयरन कार्बाइड, आयरन क्या ले लो एग्जाम्पल में लिखो आयरन कार्बाइड, आयरन के साथ क्या मिल गया? कार्बन। उसके बाद आयरन नाइट्राइड, इसको क्या पढ़ोगे? आयरन नाइट्राइड पढ़ोगे ना, इसको क्या पढ़ोगे? आयरन नाइट्राइड, इसको क्या पढ़ोगे? आयरन कार्बाइड पढ़े थे ना, लास्ट में आइड लगता है सबका। तो सुनो, यहाँ आयरन आयरन के बीच में कौन कौन आ गया? कार्बन या नाइट्रोजन। ये जो कंपाउंड्स बना, ये सब कंपाउंड्स को ही क्या कहेंगे? अंतराकाशीय यौगिक कहेंगे। समझ गए? अब यह जो अंतराकाशीय यौगिक है, मतलब इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स है, इसका कुछ प्रॉपर्टी लिख लो। हाँ, अब उस समय दिमाग मत लगाओ, लिखो। ये सब कंपाउंड्स कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे तब समझ में आएगा। अब तुम सोच रहा है कि आयरन का 2, कार्बन का 4, तो ये आयरन क्या है? तुम्हारा मेटल है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, आयनिक बनेगा आयन। तो मत सोचना कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर होगा, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता आयनिक कंपाउंड्स का। आयनिक कंपाउंड्स का कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर, कोई डिफरेंट ज्योमेट्री नहीं होता है। जैसे नमक का कोई डिफरेंट ज्योमेट्री होता है? नहीं होता। उसी तरह सबका, क्योंकि मेटल और क्या है? नॉन मेटल। अब चलो इसमें क्या बोल दो, क्या पढ़ा रहे हैं? इसका प्रॉपर्टी, तो लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ जो भी स्ट्रक्चर होता है ना, ज्योमेट्री होता है, वो कोवैलेंट कंपाउंड का होता है। जैसे कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा उसका, ठीक है? जैसे वाटर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सब का होता है। ये सब का स्ट्रक्चर नहीं होता है। हाँ, कैसे बना है ये बोल सकते हो, कैसे बना है ये पूछ सकते हो। अभी दिमाग क्यों लगा? उसका चैप्टर में पढ़ना है, उसमें कहा दिमाग अभी लगा। इसके बाद यूनिट नंबर 9 आएंगे, उसमें ये सब पढ़ना है। प्रॉपर्टीज ऑफ क्या? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का क्या प्रॉपर्टी है? तो क्या बताए थे, बताओ। पहला, यह शुद्ध धातु की अपेक्षा क्या होगा? शुद्ध धातु की अपेक्षा अधिक कठोर होता है, अधिक कठोर होता है। बोलो, कठोर होता है। इंग्लिश वाले लिखना दिस इज या these are more hard than pure elements, pure metal। अब तीसरा एग्जाम्पल लिखो, दूसरा क्या होगा बोलो? इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट MP एंड BP क्या होता है? BP हाई होता है। इट्स MP एंड BP इज हाई। उसका तीसरा, यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय बने क्या? हाँ, निष्क्रिय होता है। तो लिख दो, इट इज केमिकली न्यूट्रल या इनर्ट लिख दो, इनर्ट, केमिकली इनर्ट होता है। और क्या बोले थे? यह चालक होता है। करंट पास हो जाएगा। इट इज कंडक्टर,
अब एक लास्ट प्रॉपर्टी है इसका, मिश्र धातु का निर्माण। 11 नंबर पॉइंट, मिश्र धातुओं का निर्माण। मिश्र धातुओं का निर्माण। तो फॉर्मेशन ऑफ एलॉय, फॉर्मेशन ऑफ एलॉय। तो सबको पता है डी ब्लॉक के एलिमेंट से क्या बनाते हैं, एलॉय बनाता है, एलॉय समझते हो, मिश्र धातु। इसका एग्जांपल लिखो डायरेक्ट, जैसे पीतल किससे बनता है, बता जल्दी से, पता है सबको, कॉपर प्लस जिंक से बनता है। अच्छा कांसा, कांसा ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज किससे बनता है, कॉपर प्लस टीन से। ये सारे एलिमेंट्स ट्रांजिशन ही ना है। स्टील, स्टेनलेस स्टील, एसएस जिसको बोलते हो, स्टेनलेस स्टील एसएस बोलते हो, एसएस स्टेनलेस स्टील किससे बनता है, बताए थे शायद, याद नहीं, कोई बात नहीं है, चलो। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज खत्म हो गया, ठीक है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स का दो कंपाउंड्स, मेन दो कंपाउंड्स पढ़ना है, तो बहुत ज़्यादा पूछता है। तो अब लिखो, पहला कंपाउंड होता है बच्चों, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का दो कंपाउंड, एक पोटासियम डाइक्रोमेट, एक पोटासियम परमैंगनेट। दो कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा पढ़ना है। पोटासियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला कौन बताएगा, है कोई बता पाएगा, पोटासियम डाइक्रोमेट, हाँ पोटासियम डाइक्रोमेट पूछ रहे हैं, तो KMnO4 बोलता है, हाँ। और पोटासियम परमैंगनेट का KMnO4। तो लिखा क्या, तो हमको इसका दो कंपाउंड्स पढ़ना है, कौन कौन बोलो। तो लिखो, सबसे पहला हेडलाइन में लिखो पोटासियम, पोटासियम डाइक्रोमेट। पोटासियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला सबको पता होगा, K2Cr2O7। और ये जो होता है ना नोनो, इसका रंग नारंगी रंग का होता है। नारंगी समझते हो, ऑरेंज, नारंगी क्रिस्टल ये ठोस, नारंगी क्रिस्टल ये ठोस, ठीक है। ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, देखने में छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा रहेगा, नारंगी कलर का होता है। तो इसको तुमको याद रखना है, इसका कलर देख सकते हो सर्च करके मोबाइल में, ठीक है। अब इसको बनाने का विधि, बनाने की विधि कैसे बनाते हैं इसको, मतलब प्रिपरेशन, प्रिपरेशन इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो याद करना पड़ा, रटना पड़ेगा ये सब कैसे बनाते हैं, क्या क्या लेके बनाते हैं। पोटासियम डाइक्रोमेट क्या क्या लेके बनाते हैं,
तो तुमको थोड़ा सा याद रखना होगा, प्रैक्टिस रखना होगा। तो पोटासियम डाइक्रोमेट किस रंग का होता है, कौन बताएगा? नारंगी क्रिस्टलेट ठोस। तो हमको पता है लिखा हुआ, लेकिन बोल नहीं पाता है ना। फंसता है किधर है लिखा हुआ, यहाँ सामने में फिर भी फंसेगा कहाँ पर है, ऐसे सब है। तो आप सुनो बनाने की विधि। तो बनाने के लिए देखो FeCr2O4, इसका नाम होता है आयरन क्रोमाइट। आयरन क्रोमाइट नाम होता है बच्चा। देख लो, रटने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है यहाँ। इसका क्या नाम होगा इस कंपाउंड का? यहाँ पर पोटासियम कार्बोनेट डाल दिया जाता है, क्या नाम होगा? पोटासियम कार्बोनेट, पोटासियम या कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। और इसमें एयर से ऑक्सीजन लिया जाता है, सबको मिला जुला करके हीट करते हैं। तो ऐसा करने पर देखो, इधर देखो, ये जो पोटासियम था ना, तो यहाँ तुम K2 लिखो, और Cr2O4 था कि नहीं, तो केवल CrO4 लिखो, प्लस यहाँ तुम्हारा आयरन बचा हुआ था, आयरन फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर होता है। आप बोलो कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब कहानी मत सोचो, तुमको प्रैक्टिस करना होगा। आयरन ऑक्सीजन से मिलेगा तो क्या बनेगा? आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। और फिर पोटासियम क्रोमियम ऑक्सीजन से मिलके पोटासियम, इसका नाम हो गया पोटासियम क्रोमेट। क्या नाम होगा इसका? पोटासियम क्रोमेट बनता है। और ये किस कलर का होता है? ये वही ऑरेंज सॉल्यूशन बनाता है। ऑरेंज सॉल्यूशन क्या बनाता है? माने नारंगी रंग का सॉल्यूशन बनता है। और साथ में ऐसा भी बनता है, इसको छान कर अलग कर लेते हैं। छानने के बाद इसमें फिर एसिड मिलाते हैं, K2CrO4 में क्या मिलाते हैं? एसिड। एसिड का पहचान H+, वो एक्चुअली सल्फ्यूरिक एसिड ही लेते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड किसमें टूटेगा? H+ SO4 2-। तो ऐसा करने पर कैसा होगा? तो ये जो तुम्हारा CrO4 था ना, ये बन जाता है Cr2O7, यहाँ 2 लगाते हैं, K2Cr2O7 में बदल जाता है। साथ में 2K+ आयन बाहर होता है, और वाटर H2O बाहर होता है। अब इसको बैलेंस करने के लिए तुमको या 4 लगाना पड़ता है, या 8 या 7। तो आयरन 4 हो गया, यहाँ 2 लगाना पड़ता है। पोटासियम हो गया 16, तो 8 लगाना पड़ता है। कार्बन हो गया 8, तो यहाँ 8 लगाना पड़ता है। अब देखो तो सबको, आयरन 4, क्रोमियम 4 दूनी 8, क्रोमियम 8 देखो है। उसके बाद ऑक्सीजन 4 चौक 16, 8 या 24, 16 40, 40 14 54, 8 चौक 32, 32 6 38 और 16 54 हो गया, सारा हो गया। अब यहाँ आ जाओ, पोटासियम 4 है, पोटासियम 2 2 4, ठीक है। हाइड्रोजन है इधर, तो 2 लगा दो। चार्ज बैलेंस होना चाहिए, इधर कोई चार्ज नहीं है, इधर भी कोई चार्ज नहीं। इधर कितना चार्ज है? 2+, इधर भी 2+, चार्ज भी बराबर है। तो इस तरीका से यही ना बनाना था हमको, यही ना पढ़ रहे थे। यही बन गया पोटासियम डाइक्रोमेट। इसी केमिकल का क्या नाम है? तो अब तुमको कैसे याद करना होगा? जैसे लिखे हैं वैसे याद करना है, ठीक है। इसका क्या नाम है बताओ? आयरन क्रोमाइड में पोटास, यहाँ तुम सोडियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं, Na2 भी ले सकते हो, और प्लस ऑक्सीजन लेते हैं। सबको मिला जुला के क्या करते हैं? हीट।
तो हमको पहले क्या मिलेगा, पोटासियम क्रोमेट का ऑरेंज वाला सॉल्यूशन बनेगा। साथ में ये भी बनता है, ये तो धुआं में उड़ते रहता है, ये नहीं रहता है। इसको छान के इसको अलग इसको अलग, अब इसको छान करके यहाँ पर क्या डालते हैं, एसिड H2SO4 डालते हैं। तो फिर ये सब मिलजुल के CrO4 किसमें बदल जाएगा, Cr2O7, क्योंकि पोटासियम 4 बार था, 2 यहाँ रख लेता है, ये बन गया। बाकी 2 पोटासियम अलग हो जाता है, और हाइड्रोजन है तो अकेले तो भागेगा नहीं, ऑक्सीजन लेके वाटर बन के अलग हो जाता है। थोड़ा थोड़ा ट्रिक से तुमको प्रैक्टिस करना होगा। तो इस तरीका से पोटासियम डाइक्रोमेट बनता है। उतार लो। हाँ, प्रैक्टिस करना होता है बेवकूफ, इसे थोड़े केमिस्ट्री है ना। कुछ कुछ रिएक्शन है ना, उनको प्रैक्टिस करना है बार बार, जो आउट ऑफ समझ है, समझ से बाहर रहेगा। हाँ, लेकिन आप जो पढ़ेंगे फिर समझने वाला चीज आ जाएगा। तो पोटासियम डाइक्रोमेट कैसे बना, आयरन क्रोमाइट में पोटासियम कार्बोनेट मिला, ऑक्सीजन मिला के गर्म किए तो हमको पोटासियम क्रोमेट मिला। अब पोटासियम क्रोमेट में एसिड डालें तो पोटासियम डाइक्रोमेट मिला। देखो वीडियो बन रहा है, 1 घंटा हो गया। अच्छा, और आधा घंटा लगेगा, खत्म हो जाएगा डेवलप हमारा। क्वेश्चन सब ऑब्जेक्टिव में भी आता है साहब। निम्नलिखित में कौन नारंगी रंग का ठोस क्रिस्टल, ये ठोस है। निम्नलिखित में कौन नारंगी रंग का ठोस क्रिस्टल है, तो क्या मारोगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आंसर क्या मारोगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अभी दिखाएंगे तुम लोग को, इसको दिखाएंगे अभी यहाँ बोर्ड में कैसा होता है देखने में। उतर गया। अब थोड़ा मंत्र याद करना होगा, मंत्र। जो मंत्र याद कर लेगा, देखो अभी रिएक्शन तुरंत बना देगा। 2 मंत्र याद करना है, उस मंत्र से रिएक्शन आसानी से बनेगा, नहीं तो नहीं बना पाओगे। उतर गया सबका। आप देख लो, स्टार देगा। जैसे देखो ना इधर, 1 मिनट, यहाँ लास्ट में CrO4 है और लास्ट में किसमें बदल गया है, तो ये इसमें बदला है कैसे, जब एसिड डाले हैं तब ना। CrO4 2-, इसको आयन में तोड़ोगे, 2 आयन इसी का ना है, K प्लस, ये पूरे का। CrO4 को क्रोमाइट कहा जाता है, क्या क्रोमेट कहा जाता है। CrO4 का नाम क्रोमेट और Cr2O4 का नाम क्रोमाइट और Cr2O7 का नाम डाइक्रोमेट। इधर लिखा दिए थे शुरू में ही। अब ये तुम्हारा, इसमें हम क्या डाल दिए, एसिड। एसिड डालने पर किसमें बदल गया, Cr2O7 किसमें, आयन में बदल जाएगा। यहाँ से क्या हटेगा तो आयन में बदल जाएगा ना। अब हाइड्रोजन किसमें बदल जाता है, वाटर में। ऑक्सीजन लेके अब बैलेंस करो, क्रोमियम 1, यहाँ क्या है 2, तो 2 लगा दो। ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन 7, 1 8, हाइड्रोजन हो गया। चार्ज 2 दूनी 4, -4 +2 कितना हुआ, -2, -2 है, चार्ज बैलेंस हो गया। मतलब तुमको याद करना है बच्चा, क्या याद करना है, ये एसिडिक मीडियम हो रहा है। किस मीडियम में हो रहा है, मतलब क्रोमेट आयन है, इसका क्या नाम है, क्रोमेट आयन।
उधर कौन सा आयन बना है? इसका नाम है डाइक्रोमेट आयन। इसका क्या नाम होता है? डाइक्रोमेट आयन। तो जब इसमें एसिड डालते हैं तो क्रोमेट में एसिड डालने से डाइक्रोमेट आयन बनेगा। ये मंत्र को याद कर लो। अब इसका उल्टा करेंगे। अब डाइक्रोमेट को इधर लिखते हैं Cr2 और 7 2 माइनस। इसमें कोई बेस डालेंगे, OH माइनस किसका पहचान? बेस, क्षार, यानी OH के OH कुछ भी ले लो तो ये बदल जाएगा Cr और 2 माइनस, और साथ में क्या निकलेगा? बैलेंस करो, करोगे हम दो। ऑक्सीजन कितना हो गया? 7 2 9, 4 दूनी 8 हो गया। तो कहने का मतलब डाइक्रोमेट में कोई बेस डालेंगे, ये बेसिक मीडियम में कौन सा रिएक्शन हुआ? बेसिक मीडियम या अल्कलाइन मीडियम में। अल्कलाइन भी बोलते हैं इसको एसिडिक बोलते हैं। अच्छा, तुम लोग पढ़ा होगा एसिड के केस में H का वैल्यू कम होता है कि ज़्यादा? pH का वैल्यू लो होता है, कम होता है। और बेस के केस में pH वैल्यू हाई होता है। मतलब तुमको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि क्रोमेट आयन में यदि कोई एसिड मिलाते हैं उसका pH वैल्यू घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। और कोई डाइक्रोमेट आयन में कोई बेस मिलाते हैं उसका pH वैल्यू घटेगा बढ़ेगा। एसिडिक मीडियम में pH वैल्यू कम होगा, बेसिक मीडियम में pH वैल्यू हाई होगा। पढ़े हो 1 से 14 तक। H का वैल्यू जितना कम होता है उतना अच्छा एसिड माना जाता है। OH का वैल्यू जितना ज़्यादा उतना अच्छा बेस माना जाता है। एक तो चैप्टर था पहले हम लोग के टाइम में, तो चैप्टर हटा दिया है, एसिड बेस सॉल्ट। हम लोग में 11th में था, हम लोग जो 11th में पढ़े चैप्टर था पढ़ना, अब हटा दिया है। हो गया क्या? मिटा दिया इसको? बता लो। ये 2 मंत्र याद हुआ? बताओ, 2 मंत्र याद हुआ तुम लोगों को? उतारो जल्दी से। मतलब जो ऊपर में नहीं पढ़े हम लोग, ऊपर में क्या पढ़े थे? क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाए थे, नहीं बनाए थे? फिर उल्टा डाइक्रोमेट से फिर क्या बन गया? क्रोमेट। तो कैसे हुआ पता चला? क्रोमेट में आप क्या डालोगे? कोई एसिड तो डाइक्रोमेट बनेगा, और डाइक्रोमेट में कोई बेस डालोगे तो फिर क्रोमेट बनेगा। बस 4 रिएक्शन और पढ़ना है, डी ब्लॉक खत्म हो जाएगा। हो गया? हो गया नन्नू? अब एक बार पूछा है 2022 में डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर लिखे, देखना क्वेश्चन बैंक में। वैसे हम शायद एक बार लिखाए भी थे तुम। तो अब लिखो स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेट
मैग्नेट आयन MnO4 मैग्नेट कहते हैं, करोमेट ना, करोमेट करोमेट आयन का सूत्र क्या हुआ? CrO4 2 माइनस। एंड डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन का फॉर्मूला Cr2O7 2 माइनस। ये वाला यहाँ तुमको क्या बोले, क्रोमेट आयन में कोई एसिड मिलाओगे तो क्या बनेगा? डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट कोई बेस मिलाओगे तो फिर किसमें बदल जाता है? क्रोमेट में। कन्वर्सन है, कन्वर्सन है तो एक को दूसरे में बदलना। जैसे तुम बर्फ को पिघला दो तो क्या बन जाता? पानी को फिर घटा दो, टेम्परेचर घटा दो, क्या बनेगा? जल। वही कन्वर्सन है। अभी रिलेशन आएगा, देखा ना, उतार ना पहले। अब यहाँ मेन कंसेप्ट यहाँ था, ये जो रिएक्शन पढ़ाए थे कहाँ गया? सब मिट गया क्या? हाँ, ये इस रिएक्शन में ये ना क्रोमेट किसमें बदला है? डाइक्रोमेट। कैसे बदला? तो एसिड डाले तब ना, वही इसी का निचोड़ वहाँ दिया है। तो लिखा हेडलाइन में, लिखा स्ट्रक्चर ऑफ, क्या लिखे? क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन। ये तो बना दोगे तुम लोग। आप बता दो बच्चा, यहाँ पर क्रोमियम कितना बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम? क्रोमियम का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाओगे तुम लोग? जिसका निकालना होता है उसको X मानते हैं। अब प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो -2 इंटू क्या करोगे? 4। इक्वल टू चार्ज कितना है? तो X -6 इक्वल टू -8, तो X इक्वल टू क्या होगा? +6। तो क्रोमियम 6 बॉन्ड बनाएगा। क्रोमियम कितना बॉन्ड बनाएगा? 6 बॉन्ड बनाएगा। कैसे बनाएगा देख लो। अच्छा, जब 6 बॉन्ड बनाया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? एस्पेरेटिव होगा। अब सवाल है, ये ऑक्सीजन 4 बार है, ऑक्सीजन 4 ही बार ना है, तो अब 2 माइनस है, एक माइनस इस पर कर दो, एक माइनस इस पर कर दो, तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो एक माइनस दे दिया तो एक बॉन्ड बन गया, तो ये एक ही बॉन्ड बनाएगा, ये भी एक ही बॉन्ड बनाएगा, बाकी ये डबल बनाएगा, बाकी अभी देखो इसी का नाम है टेट्राहेड्रल। इसी ज्योमेट्री का क्या नाम होता है? टेट्राहेड्रल। तो अर्थात इसका हाइब्रिडाइजेशन या तो पाई सिग्मा दोनों है, तो सिग्मा ही ना गिनती होता है, तो 4 सिग्मा इसलिए क्या हुआ? sp3। तो CrO4 2 माइनस का यदि हाइब्रिडाइजेशन क्रोमियम का पूछेगा तो क्या मानोगे? sp3। तुम लोग क्या सोच लिया? 6 बॉन्ड है तो 6 सिग्मा बॉन्ड मानोगे। स्ट्रक्चर से पता चलेगा। तो पाई बॉन्ड डबल में पाई सिग्मा बनता है ना, तो इसलिए मैं तुम अपने अनुसार सही बोला। अब लिखो। अच्छा, इसी को यदि तुम यहाँ माइनस नहीं दिखाओगे तो ऐसे घेर करके ऊपर यहाँ दिखा सकते हो। अच्छा, NCERT बुक में इसका स्ट्रक्चर ऐसे दिया है, हर के भी सिंगल बॉन्ड दे दिया है, और ऐसे 2 माइनस लगा दिया। NCERT बुक में ऐसा, क्या कहने का मतलब डबल बॉन्ड कहीं भी ना हो सकता था, इसलिए ऐसे रख दिया। ये भी सही है। और अदर बुक में ये है, समझ गए ना? तो आप या करके लिख लो, या। अब डाइक्रोमेट का तुम लोग बनाओ, डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर।
और ये दोनों स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर करो, ये दोनों स्ट्रक्चर सुपर डुपर करो। देखो 2022 हम बोले थे ना, देखो डाइक्रोमेट आयन की संरचना लिखे, बुझा है? तो तुमको यह भी पूछ सकता है, क्रोमेट का ही पूछ सकता है। अच्छा, डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर, ये किसका स्ट्रक्चर हुआ बताओ? बहुत बेवकूफ सोचता होगा डाइक्रोमेट का है। आप इसको क्या लिखोगे? क्रोमेट। ये क्रोमेट आयन है, ठीक है। अब डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम कितने बार है? 2 बार, तो 2 बार लिख दो। और ऑक्सीजन भी 7 बार, तो ऑक्सीजन 7 बार में कैसे बंटवारा करोगे? इधर तुम 3 बार दो और इधर भी 3 बार दो और एक बीच में बांट दो, ठीक है। तो इधर तो दो बॉन्ड बनाएगा क्रोमियम, और यहाँ पर 1 2 डबल बॉन्ड दे दो। देखो तो 6 बॉन्ड हुआ क्या? और यहाँ भी क्या करो? डबल, यहाँ भी डबल, यहाँ तो यहाँ माइनस होगा, ऑल टू माइनस। और एनसीईआरटी बुक में केवल सिंगल बॉन्ड लिखा है, तो वो भी आप सही मानो, एनसीईआरटी है तो गलत नहीं कहना होगा। अच्छा, इसमें क्रोमियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? क्या होगा बोलो? sp3, इसका भी होगा सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा sp3। यहाँ भी देखो सिग्मा 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 sp3, दोनों क्रोमियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो ज्योमेट्री क्या होगा बताओ? ये सब का ज्योमेट्री सबका क्या होगा? दोनों का ज्योमेट्री क्या होगा बोलो? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ऐसा तो पूछता है, ऐसा तो एग्जाम में पूछता है, यूनिक सब्जेक्ट पूछता है। हाँ, शेप इसमें नहीं होगा, वही होगा शेप, ज्योमेट्री सेम होगा। लोन पेयर है बचा हुआ, जब लोन पेयर बचा हुआ नहीं तो क्यों बदमाशी करोगे इसके साथ? तो बताओ, लोन पेयर रहेगा तब ना बदमाशी होगा, या ज्योमेट्री शेप सेम रहेगा? तो ये कब पूछा था? 2022 में पूछा था। हाँ, ये 2 नंबर में पूछा है। इतना बना दोगे 2 नंबर मिल जाएगा तुम्हें। हाँ, 2 नंबर में पूछा है। अच्छा, ये पूछा है जिंक को शुद्ध संक्रमण तत्व तो नहीं मानते हैं, क्यों बता दो? जिंक को शुद्ध संक्रमण तत्व तो नहीं मानते हैं, क्यों? हाँ, क्योंकि इसका डी ऑर्बिटल क्या है? पूरी तरह भरा हुआ है। जिसका खाली रहता है उससे वो ट्रांजिशन संक्रमण मानता है। देखो सब मजेदार क्वेश्चन सब है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, वैनेडियम का पूछा है, जिंक का पूछा है, 2 नंबर।
हाँ देखो, संक्रमण तत्वों के सामान्य गुणों की विवेचना निम्न के विशेष संदर्भ में करें। रंगीन लवण का निर्माण, रंगीन लवण क्यों बनाता है वही। उसके बाद परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों होता है, सब बताया हुआ है। संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दिखाता, नहीं लिखा है, ये सब पूछता ही है। फिर पूछता है संक्रमण तत्व क्यों रंगीन यौगिक बनाते हैं, व्याख्या करें। क्वेश्चन क्या होगा, संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं क्योंकि इसमें डी कक्षक अपूर्ण रहता है। अपूर्ण मतलब खाली, डी कक्षक अपूर्ण होने के कारण प्रकाश के कुछ किरणों को अवशोषित कर लेता है एवं कुछ को उत्सर्जित, जिस कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है। वही बात हुआ ना। उसके बाद चलो आगे पढ़ोगे सब बनेगा। हो गया सबका। अब चलते हैं थोड़ा हम लोग इसका रासायनिक गुण देखने के। अच्छा, भौतिक गुण देखो। पोटासियम डाइक्रोमेट के भौतिक गुण, ये भौतिक गुण वो तो बनाने के विधि पर है और थोड़ा स्ट्रक्चर पर है। अब पोटासियम डाइक्रोमेट का कौन सा प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी लिखो, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट। पहला नंबर अभी तो बताए थे किस रंग का था यह नारंगी, नारंगी क्रिस्टलीय, नारंगी क्रिस्टलीय ठोस है, ठोस है। तो इट इज ऑरेंज, इट इज ऑरेंज क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसके बाद और क्या, यह जो है ना ठंडा जल में कम घुलेगा और गर्म जल में ज्यादा घुलता है। तो लिखो, यह ठंडे जल में, ठंडे जल में कम घुलता है, कम घुलता है। और पूरा एनसीईआरटी हम फॉलो करें, एनसीईआरटी का एक एक चीज बता रहे हैं। यह ठंडे जल में कम घुलता है और गर्म जल में, गर्म जल में अधिक घुलता है। भाषा अलग हो जाएगा लेकिन सब चीज एक ही रहता है। ठंडे जल में अधिक घुलता है। तो इंग्लिश वाले लिखो, इट इज लेस सॉल्युबल या स्पेरेंगली सॉल्युबल, जो लिखो लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, इन कोल्ड वाटर एंड मोर सॉल्युबल इन क्या, हॉट वाटर, इन हॉट वाटर। आप लिखो केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट। तो इसको पढ़ने से पहले इसमें भी एक मंत्र याद करना है जो बार बार अभी यूज में आने वाला है। मंत्र को लिखा देते हैं, पहले उतारो। सबका नेचर होता है ना जी। ठंडा जल में इसलिए कम घुलेगा, ठंडा जल में इसलिए कम घुलेगा कि उसका एटम मॉलिक्यूल कम्पैक्टली क्या रहता है, जुटा रहता है। तो ठंडा जल में उतना एनर्जी नहीं मिलेगा, उसके भी जो एट्रैक्शन है टूटेगा नहीं जल्दी। हीट मिलेगा तो एट्रैक्शन टूटेगा, एट्रैक्शन टूटेगा तो ज़्यादा घुलेगा, वही ना कारण होगा। अब यहाँ अभी मौसम ठीक है तो बैठे हो, पूरा हीट कर दें तो बैठोगे,
सर इसमें तो हम लोग क्या करेंगे, लेकिन इसमें तो घुल रहा है ना। हाँ तो घोल और हीट करो तो उड़ने लगेगा वो भी। उल्टा हो गया सर। क्या उल्टा हो गया? ठंडा है तो बैठा हुआ है, गर्म करोगे तो ज़्यादा घुलते घुलते और भी गर्मी बर्दाश्त नहीं करेगा, तब भागना शुरू करेगा। घुलने का बात है ना, अब तुम भगा रहे हो कैसे होगा? अब यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, पोटासियम डाइक्रोमेट। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था मतलब क्या बोल सकते हो? आ, अच्छा, पोटासियम डाइक्रोमेट ये तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा बताओ? ऑक्सीकारक होगा कि अवकारक होगा? हाँ, ऑक्सीकारक होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन कितना था? तो जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर के बराबर होता है, क्रोमियम देखो 6 ग्रुप का है, तो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है बच्चों? लिखो लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब प्रबल ऑक्सीकारक होता है। क्यों हो गया प्रबल ऑक्सीकारक पता चला? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा, इसका ऑक्सीडेशन +6 होगा। इंग्लिश मीडियम वाले को इसको नहीं पढ़ा है ऑक्सीडेशन, अब ये खत्म होगा तब उसको अलग से पढ़ाएंगे अपने बैच में, इंग्लिश मीडियम वाले को जो बैच चल रहा था। खाली ऑर्गेनिक के लिए तुम लोगों को मिला है, बाकी अभी थोड़ा सा बचा था इसलिए साथ में पढ़ा लिए, फिर बाकी सब अलग अलग होगा तुम लोगों का, क्योंकि लिखना हिंदी इंग्लिश बच्चा सब परेशान हो जाता है, हमको भी अच्छा नहीं लगता है। तो अब देखो, और हल्ला गुल्ला भी होने लगता है, हिंदी मीडियम वाला लिख के बैठ जाता है, हल्ला करने लगता है, इंग्लिश वाला लिखता है तो थोड़ा। अब देखो ये कैसा एजेंट है बताओ? तो ऑक्सीकारक किसको कहते हैं? जो ऑक्सीजन देता है, जो नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन देता है, याद है? तो इसका मंत्र याद करो, ये जैसे एक Cr2O7 है, 2-, क्या नाम है इसका? डाइक्रोमेट आयन, और इसमें हम एसिड डाल दिए, क्या डाल दिया? एसिड H+। तो एसिड डालने के बाद यह क्रोमियम आयन में बदल जाता है, Cr3+ आयन, और साथ में
बहुत देर